Hi guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss the part 3 of your unit 1, that is the concept of electric potential and flux. So let's start with the electrostatic potential and flux. देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज द पार्ट 3 ऑफ योर यूनिट 1. फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने कूलम फोर्सेस की बात की थी. सेकेंड पार्ट में वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ. नाउ इन पार्ट सी वी विल गोइंग टू सी दैट जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी. हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर क्वांटिटी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस स्केलर क्वांटिटी का नेम है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास एक ऑल्टरनेटिव वे है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स के टर्म्स में नहीं डील करना चाहते हो, आप उसको पोटेंशियल के टर्म में डील करना चाहते हो, देन यू विल मेक यूज ऑफ गॉसेस लॉ. ठीक है, फर्स्ट जो आपके पास पार्ट सेकंड था उसमें हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ द कूलम्स लॉ. हमने कूलम्स लॉ यूज किया था. कूलम्स लॉ की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था. बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ. ठीक है, हमारे पास एक गॉस लॉ होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा. और ये जो कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आगे हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं उसमें इट इज़ वेरी इजियर टू डील विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इंस्टेड ऑफ द फोर्सेस. तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करता क्या है. एक्चुअली ये हमारे पास डिटरमिन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. इट डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. कि आपके पास दो चार्ज बॉडीज हैं, यू हैव टू बॉडीज, लेट इट बी ए एंड बी, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो कितना चार्ज आपके पास एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है. तो ये सारी चीजें कौन पता लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता लगाता है कि कैसे चार्ज हमारे पास फ्लो करता है. और एक हमारे पास कंडीशन होती है कि जो चार्जेस का फ्लो है वो भी कैसे होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. इफ यू हैव टू बॉडीज ए एंड बी, लेट अस सपोज पोटेंशियल एट बॉडी ए इज हायर एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट बॉडी बी. तो हमेशा जब भी चार्जेस का फ्लो होगा वो कैसे होगा, द बॉडी विच हैज हायर पोटेंशियल टू द बॉडी विच हैज लोअर पोटेंशियल. ठीक है, और ये फ्लो तब तक होता है जब तक हमारे पास दोनों बॉडीज का जो पोटेंशियल है वो इक्वल ना हो जाए. दैट मीन्स इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेज, तो आपके पास क्या होता है, ट्रांसफर होता है चार्जेस का फ्लो होता है. तो ये फर्स्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट हाउ चार्जेस फ्लो टेक्स प्लेस इन टू बॉडीज. तो कंडीशन क्या होती है, द बॉडी विच हैज हायर पोटेंशियल विल ट्रांसफर द चार्ज टू अनदर बॉडी विच हैज लोअर पोटेंशियल, एंड दिस फ्लो ऑफ चार्जेस कंटिन्यूज टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम इक्वल. जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए तब तक हमारा ये जो चार्जेस का फ्लो है ये कंटिन्यू रहेगा. अब देखो इसके बाद अब हम ये समझते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. क्योंकि देखो हमने क्या करवानी है, मूवमेंट करवानी है. मूवमेंट तो तभी होगी ना जब आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी. विदाउट एनर्जी हम मूव नहीं करवा सकते हैं, राइट. आपने ये पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में भी कि पोटेंशियल क्या होता है. तो आपने ये पढ़ा था पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है विच इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे हमने एक चार्ज को रखा हुआ है. नाउ इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट चार्ज टू सम पॉइंट ए वी हैव टू डू सम वर्क डन. और ये जो वर्क डन होता है टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट ए, दिस इज नोन एज द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज. V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू. ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, चार्ज की मूवमेंट करवानी है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट.
ठीक है। और अगर हम ये बोलते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो उसमें हम बोल देते थे द पॉइंट इज नॉट इन्फिनिटी, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि हमने क्या करना है, उसमें माइनस करना है कि फाइनल पोटेंशियल कितना है माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना है। तो इसलिए हम उसमें क्या लेते थे, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लेट अस सपोज इसका पोटेंशियल वी ए होता था, इसका वी बी, तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाता था, वी बी माइनस वी ए, कि अगर मैंने चार्ज को ए से बी पॉइंट तक लेकर जाना है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसी चीज को हम अपना सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतनी चीज आपको पहले से ही पता थी, अपनी छोटी क्लासेस में ये नॉलेज आपको थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो देखो, हम सबसे पहले क्या एज्यूम कर रहे हैं, एक आपके पास सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस क्यू से, और ये हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है, लेट इट एट पॉइंट बी। ठीक है, ओरिजिन पे हमने सोर्स चार्ज रखा हुआ है, और हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर इस सोर्स चार्ज की वजह से क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि चार्जेस के अराउंड जो स्पेस होती है वो स्पेस क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हम एज्यूम कर रहे हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई वेक्टर ड्यू टू प्लस क्यू सोर्स चार्ज एट द ओरिजिन। इसके बाद हम एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं प्लस स्मॉल क्यू। ये स्मॉल टेस्ट चार्ज लिया है, स्मॉल क्यों लिया है, आपको पहले भी मैंने ये चीज बताई थी, बिकॉज ये टेस्ट चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकता है, अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। दैट्स वाई टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दिस टेस्ट चार्ज, द टेस्ट चार्ज टेकन इज वेरी स्मॉल, क्योंकि स्मॉल टेस्ट चार्ज होगा तो उससे क्या होगा, इट विल नॉट डिस्टर्ब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्लस क्यू सोर्स चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो ये हमारी सेकेंड एजम्पशन होगी। फर्स्ट एजम्पशन थी कि हमने एक सोर्स चार्ज लिया था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। सेकेंड एजम्पशन थी हमने एक टेस्ट चार्ज लिया है विच इज वेरी स्मॉल सो दैट इट विल नॉट डिस्टर्ब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोर्स चार्ज। सेकेंडली अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट ए से सोर्स टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी पर लेकर आना है। तो जब हम इसको लेके आएंगे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। अब देखो, जो सोर्स चार्ज है ये इसके पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब इसके पास फोर्स भी तो होगी, और एज बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, दे रिपेल ईच अदर। बट एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स लगेगी। ठीक है, एफ ई जो फोर्स थी ये रिपल्सिव थी, ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगी, दूर भेजेगी, अपने पास आने नहीं देगी। बट व्हाट वी वांट इज टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। सो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्सटर्नल फोर्स को लगा रहे हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगी, ये सफिशिएंट है टू काउंटर दिस रिपल्सिव फोर्स, कि इस रिपल्सिव फोर्स के इफेक्ट को ये खत्म करने का काम करेगी, जिससे क्या होगा, चार्ज इजीली पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कर देगा। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है, जब हम ये बोल रहे हैं कि ये इसको काउंटर करेगी, काउंटर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो नेट फोर्स होगी ऑन प्लस क्यू चार्ज वो जीरो हो जाएगी। अगर फोर्स जीरो है इसका मतलब जो एक्सीलरेशन है वो भी जीरो होगी। दैट मीन्स ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये हेल्प करेगी कि चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लाने में विदाउट एनी एक्सीलरेशन। और ये जो फोर्स काम कर रही है इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोल रहे हैं। जो हमने यहाँ पर अभी बोला था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन लगता है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। बट यहाँ पे प्रॉपरली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर कैसे वर्क डन हो रहा है, कौन ये वर्क डन करवा रहा है। तो हमने बोल दिया कि एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगी, इसके अगेंस्ट लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, रिपल्सिव फोर्स के, जिसकी वजह से क्या है कि जो चार्ज है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करेगा एंड विदाउट एनी एक्सीलरेशन। वन थिंग इज दिस। सेकेंडली क्या है, अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो इसके अगेंस्ट लग रही है,
मतलब वर्क डन इसके अगेंस्ट हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से एक चीज ये बोल सकते हैं कि जितना भी वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी दैट विल बी द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या मतलब है? देखो स्टेटमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। क्या मतलब है इसका कि हमने ये बोला है कि ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है एफ एक्सटर्नल, और एफ एक्सटर्नल जो फोर्स लग रही है यही क्या है? वर्क डन है। तो अब ये अगेंस्ट लग रही है ना, मतलब एक्सटर्नल जो फोर्स है एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चाहती थी? रिपल्शन करना, टेस्ट चार्ज को वो अपने से दूर भेजना चाहती थी, बट एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रही है? उसको पास लेकर आ रही है। इसलिए वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, क्योंकि काम क्या हो रहा है? ऑपोजिट हो रहा है। जो हम नहीं करवाना चाहते वो भी काम यहाँ पर हो रहा है। दैट्स वाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये वर्क डन, देखो वर्क डन किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल। अब दो टाइप की एनर्जीज होती है, वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड अनदर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहां पर हम बात कर रहे हैं पोजीशन की। वी मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पोजीशन की बात हो रही है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि जो नेगेटिव वर्क डन होगा हमारे पास, या फिर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होगा, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू कि हमारे पास कैसे वर्क डन लग रहा है और वो वर्क डन की क्या वैल्यू होगी। देखो हम पॉइंट ए से चले थे और पॉइंट बी तक आ गए, तो जैसे ही हम पॉइंट बी पर पहुंचे हैं, ऑन रीचिंग पॉइंट बी, अगर हम यहाँ पर ये बोल दें कि देखो काम तो खत्म हो गया है ना एक्सटर्नल फोर्स का, क्योंकि बी तक हम आ गए हैं, तो अगर हम ये कर देते हैं कि इफ नाउ एफ एक्सटर्नल इज रिमूव्ड, कि एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट बिकम्स इफेक्टिव, क्योंकि एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रही थी? इफेक्टिव फोर्स को रोक रही थी, उसको काउंटर बैलेंस कर रही थी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इफेक्टिव हो जाएगी। इफेक्टिव होने का मतलब क्या है कि जो अब प्लस क्यू चार्ज है दैट विल मूव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, पहले एक्सटर्नल फोर्स सोर्स चार्ज के पास लेकर आ रही थी टेस्ट चार्ज को, बट जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया, इफेक्टिव फोर्स इफेक्टिव हो जाएगी, वो अपनी रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज क्या है? वापस चला जाएगा। अब देखो जब वो वापस जा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ स्पीड, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो चाहिए मूव करने के लिए। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपके पास स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी, हमने यही बोला था ना कि जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज आया था तो जो वर्क डन हुआ था वो किस फॉर्म में हुआ था? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया था प्लस क्यू चार्ज के पास। दैट मीन्स जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी बी पॉइंट पे, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि एनर्जी हमेशा क्या होती है? कंजर्व्ड होती है, कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हमारे पास ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आए थे तो उसमें क्या हुआ था? जो एनर्जी थी दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो उससे क्या होगा? इफेक्टिव फोर्स आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या करेगी? रिपल्शन करेगी। जो टेस्ट चार्ज है दैट विल मूव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और किसकी हेल्प से? काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से, क्योंकि जितनी भी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलती है कि हमारे पास देखो वर्क डन कितना हुआ? WAB, ए से बी पॉइंट तक चार्ज लेकर आना था, इसलिए हमने लिखा है WAB, ए से बी तक F एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वर्क डन क्या होता है आपके पास? F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ये आपके पास वर्क डन होता है।
फोर्स एंड एस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क डन की दो ही कंडीशंस होती हैं कि अगर फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, ठीक है, दोनों नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हैं कि ऐसा नहीं होगा कि फोर्स है बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, या फिर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट बट देयर इज नो फोर्स। दोनों साइमल्टेनियसली अगर होंगी ओनली देन वर्क इज डन। तो अब यहां पर देखो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करवा रही थी, दैट्स व्हाई आई रॉट एक्सटर्नल फोर्स। डॉट डी आर वेक्टर की पोजीशन चेंज हुई है। इंटीग्रेशन क्यों ले रही हूं ओवर द लाइन इंटीग्रल, क्योंकि टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं कि ओवर द लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी हमारे पास चार्ज की मूवमेंट कैसे हो रही है, ठीक है। और यहां पर हमने बोला है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन है ये किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज एफ ई डॉट डी आर वेक्टर। तो अब यहां से आपको क्या कंक्लूजन आपकी निकल के आती है कि ये जो वर्क डन है, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये क्या हुआ है, जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं एफ ई की, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से फोर्स थी उसके अगेंस्ट ये वर्क डन हुआ है, एंड इट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। इसीलिए हमारे टॉपिक का नेम भी क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से हमारे पास क्या आई है, पोटेंशियल एनर्जी आई है। सो आई होप द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या करना होता है हमें, कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आना है, एंड वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल फोर्स फॉर दिस, ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी चार्ज क्या है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में मूव करेगा। सेकेंडली क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या कर रही है, रिपल्शन कर रही है, एंड वी वांट द चार्ज टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, दैट मीन्स वी वांट अट्रैक्टिव फोर्स, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर हमने देख लिया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे तो उससे क्या है, टेस्ट चार्ज है दैट अगेन गो बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन विद द ट्रांसफर ऑफ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्लियर हो गया क्या कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद देखो, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि आपने छोटी क्लासेस में पहले पोटेंशियल को पढ़ा, हमने भी पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस को, कि डिफरेंस क्या होता है। अब सेम आपके पास यहां पर भी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ये क्या होता है देखते हैं। आप देखो हमें क्या करना है, बिटवीन बी एंड ए पॉइंट्स मिनिमम वर्क डन कितना होगा एक्सटर्नल फोर्स से, सो एज टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट विदाउट एनी एक्सिलरेशन। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो ये क्या होगा, यू बी माइनस यू ए, मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी के इक्वल हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, जो हमने यहां पर भी यही चीज बोली थी पहले, डेल्टा वी इज वी बी माइनस वी ए। सिमिलरली हम यहां पर भी यही बोल रहे हैं कि डेल्टा यू क्या होगा, यू बी माइनस यू ए हो जाएगा। सेकेंड थिंग क्या है, जब हम वर्क डन की बात करते हैं, देखो अब आपके पास जैसे आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चार्ज लेकर जाना है, आप ऐसे भी लेके जा सकते हो, ऐसे भी लेके जा सकते हो, ऐसे भी लेके जा सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स विच यू कैन फॉलो इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो अगर मैं पाथ के अकॉर्डिंग देखूं तो इससे तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि डिफरेंट पाथ से डिफरेंट वर्क डन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वर्क डन होता है ये आपके पास क्या होती है, पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पाथ आप कोई भी फॉलो करो वो मैटर नहीं करता, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है कि क्या इनिशियल पोजीशन होगी और क्या आपकी फाइनल पोजीशन होगी। और अगर मैं ऐसा कह देती हूं
कि लेट अस सपोज कि आपके पास जो फाइनल पोजीशन है या फिर जो इनिशियल पोजीशन है, मैं ये बोलती हूँ कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चार्ज लेकर आना है, ठीक है, और मैं ये बोल रही हूँ कि जो आपका इनिशियल पॉइंट है लेट अस सपोज दैट इज एट इन्फिनिटी, तो आपके पास डेल्टा यू क्या हो जाएगा या फिर डब्ल्यू इन्फिनिटी बी क्या होगा, यू बी माइनस यू इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को हम सपोज 0 ले लेते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यूबी के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये अगर मैंने 0 के इक्वल ले लिया तो पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा या फिर वर्क डन हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पर आपकी ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी कि जो वर्क डन है दैट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो पाथ पर नहीं डिपेंड करती, वो सिर्फ पोजीशंस पर डिपेंड करती है कि इनिशियल पोजीशन क्या है एंड फाइनल पोजीशन क्या है। तो इस वे में अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने अब देख लिया कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि वर्क डन कितना लग रहा है इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। तो यहां पर हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज यू बी माइनस यू ए, कि आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को लेकर जाना है, अपॉन लेकर कौन सा चार्ज जा रहे हो, टेस्ट चार्ज, तो स्मॉल क्यू आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन स्मॉल क्यू, और इसको कैसे लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए विच इज इक्वल्स टू डेल्टा वी, ठीक है। जो सेम आप पहले बात कर रहे थे, पहले हम इतनी चीज पढ़ते थे, लेकिन अब हमने ये चीज समझ ली कि एक्चुअली में होता क्या है कि अगर चार्ज को मूव करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का काम होता है, पोटेंशियल एनर्जी काम करती है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। अब आपको पता है पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, तो अगर आपसे पूछ ले 1 वोल्ट को डिफाइन करो, तो 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा कि जब हमारे पास वर्क डन 1 जूल का हो रहा होगा और टेस्ट चार्ज क्या होगा 1 कूलम। दैट मीन्स डेफिनेशन क्या होगी, द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि 1 कूलम के चार्ज को मूव करवाना है, उसके लिए 1 जूल की हमारे पास एनर्जी लगेगी या 1 जूल का वर्क डन होगा। तो उस केस में आपके पास जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा कि आपका जो टॉपिक था, आपका जो चैप्टर का नेम है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो हमने सीख लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। अब नेक्स्ट आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं दैट आर कंजर्व्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे एनर्जी कंजर्वेटिव होती है, वैसे अब हम प्रूव करते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं ये कैसे कंजर्वेटिव होती हैं। देखो फोर्स का मतलब अभी हमने पढ़ा वर्क डन से होता है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो देखो कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, हमने उसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज 0, कि एक क्लोज्ड हम पाथ ले लेते हैं, उसमें हमने चार्ज को मूव करवाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। देखो कैसे, समझ लो मैं एक ऐसे ले लेती हूँ, दिस इज पाथ एल, कि चार्ज को मैं ए से बी लेकर जा रही हूँ और फिर बी से ए लेकर जा रही हूँ, दिस इज पाथ एल डैश। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं ए टू बी चार्ज को मूव करवा रही हूँ तो इसके लिए वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू ए बी। टेस्ट चार्ज को मैं क्यू नोट से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब हमें बी टू ए मूव करवाना है, इसके लिए आपका पाथ एल था, बी टू ए के लिए पाथ क्या है, एल डैश है, तो इसको कैसे लिख लेंगे, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। तो क्लोज्ड पाथ की बात हो रही है, क्लोज्ड पाथ का मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूं कि अगर मुझे ए टू बी देन बी टू ए आना है, कंप्लीट की बात कर दी, तो ये इसका मतलब क्या होगा कि ए टू बी जितना मूव किया है
प्लस बी टू ए आपने मूव किया है, दैट मीन्स डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट, दैट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। ये हो गया। यहां पर इसको आप कैसे लिख सकते हो, डब्ल्यू ए बी ए से बी देन बी से ए तक अपॉन क्यू नॉट, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया है, आपके पास वर्क डन क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। कि अगर हमें क्लोज्ड पाथ में चार्ज को मूव करवाना चाहते हैं, इन दैट केस जो वर्क डन है वो 0 होगा। वर्क डन 0 होने का मतलब और हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज पाथ। जब भी क्लोज पाथ की बात होती है तो हम इंटीग्रेशन में ऐसे सर्कल लगा देते हैं और ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। यहां से हमने देख लिया कि आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का क्या मीनिंग होता है। Thank you guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get every notification of my video, and also share this video with your friends.